जब मैं यहाँ पे आया था वो मेरा बोलना जो था वो एक्स्ट्रा टॉक थी, यानी मैं सपोज मेरा ये आज का लेक्चर 1 घंटे का है और हमने टीवी पे चलाना है इसको 30 मिनट का, तो यकीनन हमें लेक्चर के अंदर से कुछ चीजें काटनी पड़ेंगी। सुनो टीवी 1 साल पहले लॉन्च हुआ है और उनके पास कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की फुटेज है और 1947 में जब पाकिस्तान में एक गाड़ी के अंदर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए, तो ये न्यूज एजेंसीज जो होती हैं वो अपने आर्काइव की फुटेज उठा के बेच देती हैं। सबसे पहले हमारा मेन प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन हमने सबसे पहले करनी है, हमारे पास एक बेसिक आइडिया होगा, हमें पता होगा हमने डॉक्यूमेंट्री किस पे बनानी है। मेरा नाम राव शाहिद है और मैं गुज़िश्ता 20 साल से मीडिया में काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैंने सर्व किया। अभी करंटली मैं समा टीवी में सर्व कर रहा हूँ एज सीनियर प्रोड्यूसर, और समा टीवी से पहले मैंने दुनिया टीवी में, जियो में और हम टीवी में सर्व किया, और मैंने एमफिल किया है मीडिया स्टडीज़ में, और उसके बाद मैंने एनसीए से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से टीवी एंड फिल्म मेकिंग पढ़ा था, और लास्ट ईयर मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है मीडिया स्टडीज़ में ही। और मैं पढ़ाता भी हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैं एज़ एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ आईसीएस डिपार्टमेंट के अंदर, और सुपीरियर में भी पढ़ाता रहा हूँ। तो ये मेरा तारुफ है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता सकूँ, और छोटी सी एक्सरसाइज भी जो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज होगी वो भी करवा सकूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि डॉक्यूमेंट्री बनाते कैसे हैं। देखिए, हम हर चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं ना, हम जो बनाते हैं हर चीज़, वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़र के बनती है। इसी तरह टीवी का भी कोई भी प्रोजेक्ट जो जिसके अंदर कैमरा इन्वॉल्व होता है ना, कैमरा, माइक, लाइट्स इन्वॉल्व होती हैं, वो एक ख़ास प्रोसेस से गुज़र के बनता है। जिस तरह अगर ये कोट, जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, जब ये कभी कॉटन भी होगा जिसको उगाया होगा, फिर इसको धागा बनाया होगा, धागा बन के फैक्ट्री में गया होगा, फैक्ट्री में बनने के बाद फिर इसको कपड़े को काट के जैकेट की शक्ल दी गई होगी, यानी एक प्रोसेस से गुज़रा है। इसी तरह प्रोडक्शन जो होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की हो, ड्रामे की हो, फिल्म की हो, न्यूज़ रिपोर्ट की हो, किसी फ़ीचर फिल्म की हो, या छोटा सा न्यूज़ पैकेज हो, वो हर प्रोडक्शन जिसके अंदर कैमरा, माइक इन्वॉल्व होता है, वो एक प्रोसेस से गुज़र के बनता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कोई चीज़ क्रिएट करने का अमल, उसको कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके 3 मेन प्रोसेस होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के 3 मेन हिस्से होते हैं। नंबर 1 होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन से पहले, यानी हमने प्रोडक्शन से पहले क्या करना है उसको हम कहेंगे प्री प्रोडक्शन। एक होता है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान हमने क्या करना है। एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद, यानी हम अपनी एक प्रोडक्ट, हमने एक चीज़ क्रिएट कर लिया है, उसको क्रिएट करने के बाद हमने उसकी फिनिशिंग करनी है, फिनिशिंग करने के बाद हमने उसको मार्केट में भेजने के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, फिर उसको बेचना है। ये सारा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर होता है। अच्छा, ये तो हो गए, एक नाम क्या है उसका, प्रोडक्शन क्रिएट करने का, डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के कितने हिस्से होते हैं? 3। कौन कौन से? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन के दौरान, पोस्ट प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन के बाद। अच्छा, प्री प्रोडक्शन में हमने क्या करना है? देखिए, हम सब लोग, जब आप लोगों ने अक्सर, यकीनन सब ने ही कभी कोई फ़िल्म देख के उसकी स्टोरी किसी दोस्त को, बहन भाई को, मोहल्लेदार को, टीचर को सुनाई होगी, या कोई ख्वाब देख के अपनी वालदा को, वालिद को, बड़े भाई को, किसी बुज़ुर्ग को बताया होगा कि मुझे रात को ये ख्वाब नज़र आया। होता है ना इस तरह। जब मैं कोई स्टोरी किसी को सुना रहा होता हूँ ना, सपोज़ मैंने पोलो कोलो का नावल पढ़ा, अल्केमिस्ट मैंने पढ़ा, अब अगर मैं आपको यहाँ अल्केमिस्ट बताना शुरू करूँगा ना, या मैं कोई ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ूँ किसी की और मैं आपको बताना शुरू करूँ उसके बारे में, सपोज़ मैं कहूँ मैंने डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ी है बेनज़ीर की, और मैं आपको बताना शुरू करूँ, मैं जब आपको बता रहा हूँ ना, आपके सब कॉन्शियस के अंदर ना एक फ़िल्म चल रही होगी, आपका सब कॉन्शियस उसको देख भी रहा होगा। जैसे हम रात को ख्वाब देखते हैं ना,
हमें ख्वाब तो कोई नहीं प्रोड्यूस करता ना, ख्वाब तो हमारा अपना दिमाग प्रोड्यूस करता है ना। जब हम रात को सो जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस हमें ख्वाब दिखाता है ना, तो उस ख्वाब के अंदर हमें पूरी फिल्म नज़र आती है। हमें कभी कभी उसमें अपना आप भी नज़र आता है। कहते हैं ना, मैंने अपने आप को ख्वाब में, हम तो अपने आप को सिर्फ आईने में देख सकते हैं या कैमरे पे रिकॉर्ड करके अपने आप को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ख्वाब के अंदर अगर हमने अपने आप को देखा है तो किसी ने हमें रिकॉर्ड करके हमारा आप दिखाया है। और जब हम किसी को सुना रहे हैं वो वाली बात, तो सुनने वाले को ऐसे लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने एक फ़िल्म चल रही है। हम जब कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए कि हमने करना क्या है। हमें सबसे पहले एक बेसिक आइडिया चाहिए। हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा तो उसी के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ना। सपोज़ हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है कासिम अली शाह फाउंडेशन पे, हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है पंजाब यूनिवर्सिटी पे, हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है लाहौर पे, हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पे। यानी कोई भी हमने जब डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बेसिक आइडिया। हमारा जो प्रोसेस है कोई भी प्रोडक्शन बनाने का, चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो, 15 सेकंड का टीवी कमर्शियल हो, उसको बनाने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। उस प्रोडक्शन प्रोसेस की 3 मेन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद। प्री प्रोडक्शन का पहला स्टेप है बेसिक आइडिया। यानी मेरे पास अगर बेसिक आइडिया होगा तो मैं आगे काम कर सकूंगा ना। बेसिक आइडिया ही नहीं तो मुझे क्या पता, मुझे कोई कैमरा पकड़ा दे, जाओ यार बाहर से एक डॉक्यूमेंट्री बना के आओ, तो मेरा पहला सवाल होगा, सर मैं किस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं? ठीक है, अब किस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, सपोज़ अगर कासिम अली शाह पे मैंने फाउंडेशन पे डॉक्यूमेंट्री अगर मैंने बनानी है तो मेरे पास कासिम अली शाह का एक बेसिक आइडिया और बेसिक आइडिया के बाद एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का क़याम 2005 को मारज़ वजूद में आया। अब मुझे नहीं पता 2005 में आया कि 2007 में आया कि 2010 में आया। मैंने जब बेसिक आइडिया मेरे पास आ गया है तो बेसिक आइडिया के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखेंगे ना बेसिक आइडिया के बाद कि अब मैंने करना क्या है। अब मैं अगर कहूँ अच्छा यार ठीक है कासिम अली शाह पे बनानी है, मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ, पहली लाइन में ही मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कासिम अली शाह फाउंडेशन कब बनी है, मुझे पता ही नहीं कासिम अली शाह फाउंडेशन का CEO कौन है, मुझे पता ही नहीं कासिम अली शाह फाउंडेशन में क्या क्या डिसिप्लिन होते हैं, क्या कुछ करवाया जाता है। यहाँ पब्लिशिंग का काम होता है, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देने का काम होता है, यहाँ पे क्या काम हो रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो उसको मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्रिप्ट से पहले क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। देखिए रिसर्च मैं करूँगा तो ही मैं स्क्रिप्ट लिख सकूँगा ना। तो हमारे कोई भी प्रोडक्शन बनाने के 3 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? ये मेन है हमारा प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के 3 स्टेजेस क्या हैं? प्री प्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या है? बेसिक आइडिया। दूसरा क्या है? रिसर्च। तीसरा क्या है? स्क्रिप्ट। अब हमारे पास हमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। अब स्क्रिप्ट लिखने के बाद ना हमें एहसास हुआ कि नहीं, इस स्क्रिप्ट के अंदर ना हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हम इस स्क्रिप्ट को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। हम वो स्क्रिप्ट उठा के अपना किसी कॉपीराइटर के पास ले जाते हैं, किसी स्क्रिप्ट राइटर के पास ले जाते हैं, किसी ऐसे राइटर के पास ले जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ का स्क्रिप्ट लिखता है, किसी वोकल आर्टिस्ट के पास ले जाते हैं जो वॉइस ओवर कर सकता है। उनको पता होता है, सपोज़ मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना, उस सेंटेंस लिखने के बाद कहाँ कहाँ पॉजेज़ आएंगे उस वोकल आर्टिस्ट को पता होगा। वो हो सकता है मेरे स्क्रिप्ट को मज़ीद बेहतर बनवा दे। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया। पहले मेरे पास बेसिक आइडिया आ गया। अच्छा, और ये प्रोसेस जो है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि ये आपको ना, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आपने पहले नहीं कोई भी प्रोडक्शन की हुई, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या हैं। अगर आपने आज कागज़ पे भी बना ली ना प्रोडक्शन, तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री, तो आपको लगेगा कि आप डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको बार बार पिछला वाला बार बार बता रहा हूँ ताकि आप
को जहन नशीन हो जाए कि सबसे पहले हमारा मेन प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन हमने सबसे पहले करनी है, हमारे पास एक बेसिक आइडिया होगा, हमें पता होगा हमने डॉक्यूमेंट्री किस पे बनानी है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट लिखने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने रिसर्च नहीं की हुई, हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम अगर तो हम खुद अच्छे राइटर हैं, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम किसी राइटर से हेल्प ले सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर से हेल्प ले सकते हैं, तो हम उसको दिखा लेंगे, स्क्रिप्ट जो टीवी में प्रैक्टिस होती है। अब हमारे पास स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद सपोज़ पहली लाइन है, कासिम अली शाह फाउंडेशन का क़याम 2005 को मारिज़ वजूद में आया, या कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 में बनाई गई। अब मैं वो स्क्रिप्ट लेता हूँ, उस स्क्रिप्ट को ले जाके ना एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देता हूँ, उसको कहता हूँ यार मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मुझे ज़रा वॉइस ओवर तो कर दो इसके ऊपर। अब क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करवाने के बाद उसके शॉर्ट्स लगाने ना उसके ऊपर, कभी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री टीवी पे चलते देखी है ना, जब डॉक्यूमेंट्री टीवी पे चल रही होती है एक आवाज़ आ रही होती है, जो मैं वॉइस ओवर वाली डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही होती है जो बैकग्राउंड वॉइस होती है, उस आवाज़ के ऊपर मुख्तलिफ शॉट्स चल रहे होते हैं, उसको फुटेज कहते हैं, जो वीडियो चल रही होती है। मैं स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब मैंने देखना है, सपोज़ मैंने एक लाइन बोली, कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 को मारिज़ वजूद में आई, या पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम सन 1900, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी पे बना रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम 1925 में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ैकल्टीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तादाद इतनी है। यानी अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, इस सारे स्क्रिप्ट के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए होगा, देखिए मैंने वॉइस ओवर कर ली, इमेजेस चाहिए या वीडियो चाहिए, उसको फुटेज भी कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं। हमें कभी कभी वो मोस्टली तो हमें वो फुटेज बनानी पड़ती है, कभी कभी हमें वो फुटेज स्टॉक शॉट कहते हैं, आर्काइव से। अगर आप किसी टीवी चैनल में काम कर रहे हैं तो उनका आर्काइव होता है, जब भी कोई नया टीवी चैनल लॉन्च होता है तो वो आर्काइव ख़रीदता है, किसी पहले चलने वाले टीवी चैनल से ख़रीद लेता है। पास एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसियां ऐसी हैं जिनके पास फुटेज होती है, वो फुटेज बेच देती हैं अपनी। आपने देखा हो ना, अभी सुनो टीवी 1 साल पहले लॉन्च हुआ है और उनके पास कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की फुटेज है, वो 1947 में जब पाकिस्तान में एक गाड़ी के अंदर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए, पुरानी। तो ये न्यूज़ एजेंसीज़ जो होती हैं वो अपने आर्काइव की फ़ुटेज उठा के बेच देती हैं। तो हमारे पास हम बहुत सारी फ़ुटेज आर्काइव से उठा सकते हैं। अब पहली लाइन हमने बोली अपने स्क्रिप्ट की कि पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम 1925 को हुआ। अब मैं अगर आंखें बंद करके अगर मैं सोचूं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा हूँ, और मैंने एक लाइन सुनी है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 में मारिज़ वजूद में आई, तो अब मेरे जहन में मेरी समात ने वो लाइन तो सुन ली, अगर मैं अब अपनी आंखें खोल के उसको देखना भी चाहूँ, उसको रिवाइंड करके, तो मुझे कुछ ना कुछ नज़र आएगा टीवी पे चलता हुआ। जो मुझे टीवी पे चलता हुआ नज़र आएगा ना, अब वो मैंने अपने स्क्रिप्ट के सामने लिखना है। मैंने वैसे तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं स्टोरी बोर्ड। क्या कहते हैं? यानी हम प्री प्रोडक्शन के अगले स्टेप पे चले गए हैं। पहला स्टेप था हमारा बेसिक आइडिया, दूसरा स्टेप था हमारा रिसर्च, तीसरा स्टेप था हमारा स्क्रिप्ट, चौथा स्टेप है हमारा स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या है? सिंपल तरीके, वैसे तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने प्रोडक्शन पढ़ी है, तो इसको और अंदाज से भी पढ़ाया जाता है, स्टोरी बोर्ड को तस्वीरें बना के भी। लेकिन सादा तरीके से इसको बनाने का तरीका ये है, आप जिस पेज पे स्क्रिप्ट लिखते हैं उस पेज को ना आप इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। ये बड़ा सिंपल, आसान और सादा तरीका है प्रोडक्शन को समझने का, कि आप एक पेज लेंगे, उस पेज के ऊपर, उस पेज को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, या एक डायरी कोई होगी, डायरी का एक हिस्से पे लिख लेंगे, एक हिस्से पे नहीं लिखेंगे आप। यानी डायरी खोलेंगे, सपोज़ ये आपकी डायरी आपने खोली और आपने इस पेज पे लिख दिया, इस पेज को आपने खाली छोड़ दिया। अब लिखना स्क्रिप्ट कैसे है? पहली लाइन आपने लिखनी है, कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 को मारिज़ वजूद में आई, फुल स्टॉप। अगली लाइन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के CEO मिस्टर कासिम अली, उनका प्रोफाइल के बारे में आपने कुछ बता देना है। फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंदर क्या, यानी आपने जो भी स्क्रिप्ट सोचा था वो सारा स्क्रिप्ट आप ये साइड खाली छोड़ देंगे और इस साइड पे उस सारे स्क्रिप्ट को लिख लेंगे।
ये क्यों करेंगे? ये हम एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज आसान, हमारे स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब जब आपने अपने सारा स्क्रिप्ट आपने लिख लिया है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब आपने जब इसकी वॉइस ओवर करवा ली है, अब आप कहेंगे लिखने, पहला लाइन है ना, कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 को हमारे से वजूद में आई। अब आपने इसके आगे लिखना है कि जब आप कैमरा लेके बाहर जाएंगे तो आपने इस लाइन के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड शूट करना है, कौन सा आपको शॉट चाहिए इस लाइन के अगेंस्ट। तो इस लाइन के अगेंस्ट जो शॉट आपको चाहिए वो आपने यहाँ लिख लेना है। अगली लाइन के अगेंस्ट जो भी क्लिप, जो भी शॉट, जो भी इमेज, सपोज आप कहें यार मुझे ना कासिम अली शाह फाउंडेशन की क्लास का एक शॉट चाहिए, तो वो फिर इस तरह की क्लास का एक वहाँ से कैमरा रख के एक शॉट बना लेंगे। फिर हम कहेंगे हमें कासिम अली शाह फाउंडेशन का बोर्ड चाहिए या मेन गेट चाहिए, तो अगर हमारा कहीं मेन गेट या बोर्ड का जिक्र हो रहा होगा या हम समझेंगे कि यहाँ पे मेन गेट या बोर्ड आना चाहिए, तो हम आगे वो लिख लेंगे। इस तरह हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री एक कागज़ के ऊपर लिख लेंगे, स्क्रिप्ट भी और जो शॉर्ट्स बनाने हैं वो भी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? पहला हमारा जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। पहला है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का पहला है बेसिक आइडिया, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है स्क्रिप्ट और चौथा है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? वैसे इनको ना आप जब ड्रॉ करते हैं, तस्वीरें बना के लोग ड्रॉ करते हैं इसको ना, कि सपोज हमने एक क्लास का शॉट लेना है, तो यहाँ पे जब बच्चों से असाइनमेंट बनवाई जाती है ना कि स्टोरी बोर्ड बना के लेके आओ, तो बच्चे किसी इसके इधर से आगे उधर से खड़े होकर इसकी पिक्चर बनाएंगे, वो इसके आगे लगा देंगे। फिर उसके बोर्ड की पिक्चर बनाएंगे, वो बोर्ड वाले इसके आगे लगा देंगे। यानी वो अपना स्टोरी बोर्ड इस तरह से कंप्लीट करके असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं जब हम स्टूडेंट से बनवाते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टोरी बोर्ड के बाद स्टेप आता है स्क्रीन प्ले का। अच्छा, स्क्रीन प्ले हम ना डॉक्यूमेंट्रीज़ में अमूमन नहीं बनाते, स्क्रीन प्ले हम करते हैं ड्रामों के अंदर। अगर आप जंप, एक ना इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है जंप शॉट। जंप शॉट ये होता है, अब मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं बात करते करते ना इधर आ गया हूँ, ठीक है, और फिर मैं वापस चला गया, यहाँ मैं वापस चला गया। जब मैं यहाँ पे आया था, वो मेरा बोलना जो था वो एक्स्ट्रा टॉक थी। यानी मैं सपोज मेरा ये आज का लेक्चर 1 घंटे का है और हमने टीवी पे चलाना है इसको 30 मिनट का, तो यकीनन हमें लेक्चर के अंदर से कुछ चीज़ें काटनी पड़ेंगी। अब मैं एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ खड़े होके जो मैंने लाइन बोली ना वो एक्स्ट्रा लाइन थी और मैं बोलते बोलते वापस चला गया, और आपने मेरा यहाँ वाला स्टेप जो था काट दिया। जब मैं यहाँ के बोल रहा था वो आपने नहीं काटा, और जब आपने काटा उसको, उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था, स्क्रीन पे चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ खड़े होके। अब यहाँ से खड़े होकर मेरा वो शॉट कट गया, मेरी यानी वो एक्स्ट्रा टॉक थी वो कट गई और मैं यहाँ पे आ गया। यानी एक फ्रेम के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगले फ्रेम में मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इसको कहते हैं जंप शॉट, क्योंकि 30 सेकंड आप काट चुके हैं। जंप शॉट को कवर करने के लिए ना हम स्क्रीन प्ले ज़रूर बनाते हैं, लेकिन वो हम बनाते हैं ड्रामों के अंदर ज़्यादा, डॉक्यूमेंट्रीज़ में नहीं बनाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ में कॉन्टीन्यूटी का इतना इशू नहीं आता जितना ड्रामों में आता है। ड्रामों में कैसे आता है कॉन्टीन्यूटी का इशू? स्क्रीन प्ले ये है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपसे ख्वाब की बात की थी, इस सीन को, जो इस क्लास के सीन को अगर कोई एक्सप्लेन करे, बाहर खड़ा हुआ आदमी या ये कैमरा एक्सप्लेन करे, वो कहेगा कि एक आदमी डाइस पे खड़ा होकर बात कर रहा है और 20-25 लोग सामने उसकी बात सुन रहे हैं, 2 कैमरे सामने लगे हुए हैं, एक डाइस है, स्टूडेंट्स का सबका फेस टीचर की तरफ है, कमरे में इतनी लाइटें चल रही हैं, टीचर के हाथ में एक बॉल पॉइंट है, और ना मतलब जो जिस तरह भी एक्सप्लेन कर सकेगा ना वो इसको एक्सप्लेन करेगा। स्क्रीन प्ले हम बनाते इसलिए हैं, एक 8 घंटे का ड्रामा होता है, 8 बजे वाला ड्रामा होता है ना, 8:05 पे शुरू होता है, 8:50 पे ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे के ड्रामे में ना तकरीबन कोई 25 से 30 सीन होते हैं। अगर अभी एक बड़ा मशहूर ड्रामा ARY पे चलता था, ख़त्म हुआ है, मेरे पास तुम हो, अगर आप उसको रिकॉल करें ना उस ड्रामे को अपने जहन में, अभी उसमें देखा हुआ है आपने? हाँ, किस किस ने देखा है मेरे पास तुम हो? हुमायूं सईद वाला सब ने मेरे ख्याल देखा है, आखिरी किस्त तो उसकी सिनेमा पे चली थी। अच्छा, उसमें हुमायूं सईद का घर है,
उसमें हुमायूं सईद के बेटे का स्कूल है, यानी जो जो सीन जो जो एरिया उसके अंदर हुआ ना, जहाँ जहाँ सीन रिकॉर्ड होते थे, हुमायूं सईद का घर था, विलन का ऑफिस था, विलन का घर था, उसके बेटे का स्कूल था, और टीचर का घर था, और एक हुमायूं सईद के दोस्त का ऑफिस था। ये 6 लोकेशंस थी, या बाकी सड़के वड़के दिखाते थे। अब देखिए कितनी एपिसोड्स, मुझे नहीं पता कितनी एपिसोड्स चली उसकी, मैंने तो लास्ट वाली एपिसोड्स उसकी देखी थी जब बहुत पॉपुलर हो गया था। मेरे ख्याल 50, 60, 100 एपिसोड चली होंगी उसकी। इन 6 लोकेशंस के ऊपर सारा ड्रामा शूट हुआ। अब होता क्या है कि मेरे पास एक एपिसोड आई, उसने कहा कि सर ये आपने एपिसोड शूट करके देनी है, आज ये एपिसोड नंबर 25 है, इसमें 4 सीन घर के हैं, 3 सीन ऑफिस के हैं, 2 सीन स्कूल के हैं, 2 सीन जो है टीचर के घर के हैं, 1 सीन ऑफिस का है, हीरो के दोस्त के ऑफिस का है। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या, मैं पैसे बचाने, क्योंकि देखिए हर काम हम जो करते हैं प्रोडक्शन का, उसमें बजट इन्वॉल्व होता है, और फिर अगर कमर्शियली काम कर रहे हैं तो हमने उसको बेचना भी होता है। हम उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव करने के लिए ना हम करेंगे क्या, सपोज़ जो ऑफिस है ना हुमायूं सईद का, वो है अल्लामा इकबाल टाउन में, जो स्कूल हमने लेना है वो है गुलबर्ग में, ऑफिस जो है वो है डिफेंस में। अब हम और लेकिन इन तीनों लोकेशंस के ऊपर पूरा ड्रामा शूट होना है। और लेकिन है ऐसा, जब पहला शॉट आता है ओपनिंग का, हुमायूं सईद अपने बेटे को नाश्ता करवा रहा है अपने घर में, उसके बाद वो घर से निकल, अगला सीन है हुमायूं सईद सड़क पे है, अगला सीन है उसका बेटा अपने स्कूल में है, फिर अगला सीन है दोपहर का टाइम हो गया, हुमायूं सईद अपने बेटे को लंच करवा रहा है, फिर एक सीन है हुमायूं सईद विलन के ऑफिस में है, फिर एक सीन है कि वो अपने बच्चे के स्कूल में गया हुआ है। यानी हम सारे सीन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा 3 सीन स्कूल के हैं, 3 घर के हैं, 3 ऑफिस के हैं, 3 सड़क के हैं। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जो घर के सीन है, चाहे वो पहला था, 5वां था, 15वां था, 25वां था, 50वां था, वो सारे सीन हम इकट्ठे रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ से निकल के फिर वहाँ जाके दोबारा यहाँ ना आना पड़े, हमारी गाड़ी का फ्यूल ना खर्च हो। जो स्कूल के सीन होंगे, जब हम स्कूल में जाएंगे, चाहे जितने मर्जी थे, 10वां था, 20वां था, 18वां था, 25वां था, वो हम सारे वहाँ शूट कर लेंगे। फिर पोस्ट में जाके हम इनको मर्ज कर देते हैं। अब जंप शॉट, इसमें इस तरह के सीन के अंदर ना ख़तरा होता है जंप शॉट का। एक दफ़ा मैं एडिटिंग में बैठा हुआ था, जब मैं हम टीवी में था, तो एक ना हमारे एडिटर थे, बड़े सीनियर, रशीद उनका नाम है, बड़े सीनियर आदमी हैं। एक ड्रामा चल रहा था टीवी पे ना, तो मैंने देखा एकदम, मैंने कहा ये क्या है, कहते क्या हुआ है, मैंने कहा ये दो आदमी ने लड़ रहे थे, एक आदमी ने ना मारने के लिए हेलमेट उठाया दूसरे आदमी को मारने के लिए, और जब उसको मारने लगा ना, जब हेलमेट शॉट गया कैमरा उसके ऊपर, उसने ब्लैक हेलमेट उठाया, और जब वो मार रहा था वो रेड हेलमेट था। अच्छा, मैंने कहा रशीद साहब ये क्या हुआ है, और हम टीवी का ही ड्रामा था वो। कहते कि यार हंसने लग गए। मैंने कहा हुआ क्या है, कहते कि ना ये मेरा हेलमेट था रेड वाला, मेरे से पूछे बगैर, कहते मैं नीचे गया तो नीचे ना रिकॉर्डिंग हो रही थी और मेरे हेलमेट से ना एक दूसरे को मार रहे थे, मैंने गुस्से से अपना हेलमेट छीना और मैं चला गया। अच्छा, अब उन्होंने किसी और से हेलमेट मांग लिया। जब किसी और से हेलमेट मांगा, सब भूल गए कि पहले वाला हेलमेट रेड था, दूसरा वाला हेलमेट ब्लैक था। अब ये जंप आ गया ना, सीन के अंदर जंप आ गया, ये भी जंप शॉट होता है। तो इस तरह के जंप शॉट को कवर करने के लिए ना हम पूरा स्क्रीन प्ले लिखते हैं, और स्क्रीन प्ले के अंदर यहाँ तक लिखा जाता है कि अगर गिलास रखा है ना, गिलास में कितना पानी है, लाइट अगर जल रही है, 4 लाइटें हैं तो 3 लाइटें चल रही हैं, 1 लाइट बंद है। अगर क्योंकि अगले सीन नंबर 3 में अगर है तो सीन नंबर 4 फ़ौरन अगर उसके बाद आना है या सड़क से गुजरने के बाद आना है। सपोज़ हुमायूं सईद ने अपने बेटे को घर से लिया है और स्कूल छोड़ के वापस अगर आया है, तो वापस आने के बाद अगर वो 2 लोग घर में अकेले रह रहे हैं और पानी निकलते हुए दिखाया था, पानी का गिलास आधा था, तो वापस जब आएंगे पानी का गिलास फुल तो नहीं हो सकता, क्योंकि और वो है ही नहीं कोई वहाँ पे, ना उस पानी को कोई पी सकता, ना उसको कोई फेंक सकता, क्योंकि वो दोनों बाप बेटा घर में अकेले रह रहे हैं। तो ये जंप फ्रेम होते हैं, इनको हम कवर करते हैं, जंप शॉट्स को हम कवर करने के लिए स्क्रीन प्ले लिखते हैं, पूरा उस स्क्रीन प्ले को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जब डायरेक्टर उसको शूट करने जाए तो उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, जो कंटिन्यूटी लिख रहा होता है, सारी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो सारे सीन्स की कंटिन्यूटी लिख रहे होते हैं। अच्छा, खैर हमारा अगला स्टेप आ गया था स्क्रीन प्ले। हमारा पहला स्टेप था बेसिक आइडिया, दूसरा था रिसर्च, तीसरा था स्क्रिप्ट, चौथा था स्टोरी बोर्ड, 5वां था हमारा स्क्रीन प्ले।
अच्छा, हमने वॉइस ओवर भी कर लिया है। अब वॉइस ओवर करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गई है और हमारे पास हमने सारा स्टोरी बोर्ड भी बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको ना रिकॉर्ड करने के लिए चले जाएं। जब हम अब रिकॉर्ड करने के लिए जब हमने जाना है, हमने सपोज़ हमारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमने कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ करने हैं, कुछ हमने शॉर्ट्स बनाने हैं। सपोज़ हमने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू करना है, हमने यहाँ के CEO का इंटरव्यू करना है, हमने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का इंटरव्यू करना है, हमने किसी रिलीजियस स्कॉलर का इंटरव्यू करना है। हमने सारों की लिस्ट बनाई है, कौन कौन से इंटरव्यूज़ हमने करने हैं, क्या क्या शॉर्ट्स हमें चाहिए। अब ये सारा काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमने रिकॉर्ड करने जाना है ना, हमारे पास क्या चाहिए। कैमरा होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, कैमरा चाहिए हमें माइक भी चाहिए, हमें लाइट भी चाहिए, हमें व्हीकल भी चाहिए, गाड़ी चाहिए ना अगर हमने मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाना है। और अगर हमारा सुबह से शाम तक का शूट होना है तो हमें पैसे भी चाहिए। हमने टीम क्रू जो काम कर रहा था ना साथ, उसको क्रू कहते हैं, उसको खाना खिलाने के लिए हमारे पास पैसे भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम बजट बनाएंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, बजट बनाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई है ना आपको? जो लोग लेट आए हैं समझ आ रही है ना? हम कोई भी प्रोडक्शन जब करते हैं 15 सेकंड के कमर्शियल से लेके 3 घंटे की फ़ीचर फिल्म तक, जिसमें कैमरा और माइक और लाइट्स इन्वॉल्व होती हैं, वो प्रोडक्शन एक प्रोसेस से, ख़ास प्रोसेस से गुजर के बनती है। उसको कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के 3 मेन स्टेप होते हैं। एक कहते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, एक होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान, एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद। प्री प्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करने लगेंगे, सबसे पहले हमें एक बेसिक आइडिया हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिक आइडिया है क्या जिस पे हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। बेसिक आइडिया जब हमें पता होगा तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख लें, लेकिन स्क्रिप्ट हम उस वक्त तक नहीं लिख सकेंगे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। हम रिसर्च करेंगे, फिर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम स्टोरी बोर्ड बनाएंगे। स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद अगर हमें स्क्रीन प्ले बनाने की ज़रूरत होगी तो स्क्रीन प्ले बनाएंगे। फिर हम बजट बनाएंगे और जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ये सारी हम बजट के अंदर मेंशन करेंगे। हमारे पास अगर कैमरा नहीं है तो मार्केट से आजकल कैमरा 10,000 पर शिफ्ट पे मिलता है किराए पे, या 5,000 पर शिफ्ट पे मिलता है किराए पे, मुख्तलिफ कैमरे। कैमरा मैन भी इसी तरह आपको 5,000 7,000 पे चार्ज करता है पर शिफ्ट का। शिफ्ट होती है 8 घंटे की। इसी तरह आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो गाड़ी वाला भी आपसे चार्ज करेगा, फ्यूल भी डलेगा। अगर 4-5 लोग शूट करने जा रहे हैं, एक बनाने वाला डायरेक्टर है, एक उसके साथ कैमरामैन है, एक कोई ऑपरेटर है, एक लाइट मैन है, हो सकता है कोई एंकर भी आप रखें, उसके अंदर कोई एंकर भी हो, तो इतने लोगों के लिए आपको गाड़ी या गाड़ियाँ चाहिए होंगी। तो फिर आप बजट बनाएंगे। बजट बनाने के बाद जब बजट आपका अप्रूव हो जाएगा, अब आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होगी, आप फ़ोन करेंगे, जी शाह साहब हम आपका इंटरव्यू करने आना चाहते हैं, हम किस दिन आएँ, कब आएँ। आपने सब लोगों से कोऑर्डिनेशन करके टाइम लेना है। अच्छा, क्योंकि हम उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी सारी रिकॉर्डिंग 1 दिन या 2 दिन में हो जाए। जिस तरह हमने ड्रामे के सारे सीन एक ही जगह पे किए थे ना, यहाँ के ऑफिस के सारे सीन इकट्ठे कर लें, घर के सारे, इसी तरह हम कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट्री अगर हम बनाने। सपोज़ हमें शाह साहब कहते हैं यार मेरे पास तो संडे तक का टाइम ही नहीं है, एक आदमी कह रहा है कि मैं आपको ट्यूसडे को टाइम दे देता हूँ, तो फिर हम देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उस इम्पॉर्टेंट आदमी को सामने रखते हुए बाकी सब की कोऑर्डिनेशन करेंगे। हो सकता है उसके अंदर हमें कुछ किसी को स्किप भी करना पड़े, जो ज़रूरी नहीं होगा, जिसका ऑल्टरनेट हमें मिल सकता होगा उसको हम स्किप कर देंगे, ऑल्टरनेट ले लेंगे। जो बहुत ज़रूरी होगा हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए उसको उसके मुताबिक हम सारी कोऑर्डिनेशन करके रिकॉर्डिंग का टाइम लेंगे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो गई। ये अगला स्टेप हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। इससे अगला स्टेप क्या है, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। टेक्निकल कोऑर्डिनेशन क्या होगी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा डायरेक्टर के साथ, वो टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करेगा। इस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे कौन सा कैमरा चाहिए, मेरे पास लाइट्स कितनी होनी चाहिए, अगर मेरे साथ एंकर भी जा रहा है तो मेरे पास माइक कितने होने चाहिए, अगर हमने सिंगल कैमरे पे रिकॉर्ड करना है तो कितने माइक होने चाहिए, अगर हम 2 कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितने माइक होने चाहिए, 3 कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या करना है, फिर उसके बाद हमें लाइट्स चाहिए। यानी हम टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करेंगे सारी। हमारे पास टेक्निकल नो हाउ होगी तो हम टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, वरना हम किसी एक टेक्निकल के आदमी से जो टेक्निकल की चीज़ें अच्छी समझता होगा उससे हम मदद हासिल करेंगे कि यार हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, हमने कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ करने हैं, तो बताएं हम क्या करें। तो वो आपको बताएगा इसमें आपको एक कैमरा चाहिए, लाइटें चाहिए, माइक चाहिए। हो सकता है वो कोई ऐसा असिस्टेंट आपको दे दे जो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो।
तो आपकी टेक्निकल कोऑर्डिनेशन भी हो गई। टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करने के बाद आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि अब आपका रिकॉर्डिंग का डे आने वाला है, अब आपने रिकॉर्डिंग पे जाना है, तो एक चेक लिस्ट होगी आपके पास। ये भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। अभी तक हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा है, हम प्रोडक्शन पे नहीं गए, लेकिन अगर आप अपने स्टोरी बोर्ड वाले पेज को देखेंगे तो आपको पता होगा कि रिकॉर्ड आपने सारा क्या करना है। तो आपने चेक लिस्ट बनानी है। चेक लिस्ट के अंदर आपका अगर कोई टैलेंट साथ जा रहा है, यानी एंकर जा रहा है, जो टैलेंट एक्टर्स वगैरह अगर हम शूट पे जा रहे हैं उसको टैलेंट कहते हैं, वो देखेंगे आप एंकर्स का आपका टाइम लिया हुआ है, आपने जहाँ जा रहे हैं उनसे टाइम लिया हुआ है, आपके पास गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के लिए सारा टेक्निकल का सामान मौजूद है आपके पास, लाइटें जितनी आपको चाहिए वो हैं, माइक है, टेक्निकल की टीम है, कहीं से किसी को पिक करना है, बजट आपकी जेब में है। इस सारे चीज़ की एक चेक लिस्ट होगी। आप निकलने से पहले हर चीज़ को टिक करेंगे, ताकि जब आप लोकेशन पे पहुँचें, कभी कभी होता ही है, हमारे साथ हो चुका है। मैं एक दफ़ा ननकाना में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, और हम यहाँ लाहौर से गए ननकाना, और वहाँ पहुँचने के बाद जब सारा सेटअप लग गया, लाइट लग गई, कैमरे खड़े हो गए, माइक अटैच हो गए, तो कैमरामैन ने मेरे कान में आके कहा कि सर मैं बैटरीज लाना भूल गया। अब इनमें जो बैटरी डलती है ना, वो आम तोशिबा के सेल नहीं डलते, ठीक है, वो कम से कम सनाइजर के, अगर सनाइजर कह रहा हूँ, कौन से होते हैं वो सेल जो होते हैं, एनर्जाइज़र का सेल जो डलता है ना, वो सिग्नल ब्रेक नहीं करता। अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2016 की, जब APS पे हमला हुआ था, वो हम डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे एक शहीद की, तो वो उसने मेरे कान में आके कहा, और इतनी मुश्किल से टाइम हुआ था। आप सोचें कि एक 16 साल का बच्चा किसी का शहीद हो गया, उसकी फैमिली का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके क्या जज्बात होंगे, हम कैसे वहाँ टाइम लेके पहुँचे होंगे, DCO वहाँ मौजूद था। गलती क्या हुई, सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर से, उसने चूँकि चेक लिस्ट नहीं चेक की अपने पास क्या 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 लेके जाना था। वहाँ पहुँच के हमें सरप्राइज़ मिला, और वहाँ पे ननकाना के जिस गांव में हम वहाँ थे, वहाँ किसी को एनर्जाइज़र के सेल का पता भी नहीं था, तो वो हमें कैंसिल करनी पड़ी वो शूट, और अगले दिन वो करनी पड़ी। ये इंपॉर्टेंस है चेक लिस्ट की, यानी चेक लिस्ट के बगैर अगर आप जाएंगे तो ये हो सकता है आपके साथ। अब तो ये कार्ड वाले कैमरे, कार्ड भूल के जा सकते हैं आप, कैमरे में कार्ड डलता है छोटा सा, वो भूल के जा सकते हैं। यानी चेक लिस्ट के अंदर आपने वो छोटी चीज़ें भी लिखनी है। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा नखरेलू एंकर काम कर रहा हो, वो कहे जी मैंने तो वहाँ जाके सिर्फ ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी ही पीनी है, तो फिर आपको थर्मस में उसके लिए ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी डलवा के लेके जानी पड़ती है, ठीक है। हाँ होता है, ये हम देखते रहे हैं। आप कई लोगों को, ख़ास तौर पे एक्टर्स जो हैं और एंकर्स जो हैं, ये बहुत तंग करते हैं, और एक्टर और एक्ट्रेसेस तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इन्होंने एक हमारे पास एंकर थी, वो कहती थी मैंने तो HNG का पनीनी सैंडविच खाना है। अब उसको विहाड़ी से हम कहाँ से ला के थे, विहाड़ी में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो HNG का पनीनी सैंडविच उसने खाना था, तो उसके वजह से उसको मनाने में हमें 2-3 घंटे लग गए कि यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये तो चेक लिस्ट अगर आपके पास हो और असिस्टेंट डायरेक्टर काम अच्छा कर रहा हो अपना, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। और ये सारा काम करने के लिए देखें, इसमें जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से, उनको मैं स्पेशली उनके लिए कहना चाहूँगा, ये मीडिया की जो फील्ड है, ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार फील्ड है। अगर आपका सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस एप्टीट्यूड होना और कुछ भी नहीं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की तरह ये मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपका ना सीरियस एप्टीट्यूड चाहिए। वो सीरियस एप्टीट्यूड क्या है कि आपको पढ़ने का शौक़ हो, अपनी कोर्स की किताबें नहीं, अखबार, ऑटोबायोग्राफीज़, नॉवेल्स, स्टोरीज़, तो आप बहुत अच्छे मीडिया पर्सन बन सकते हैं जिसके अंदर रिसर्च स्किल्स होंगी। रिसर्च की स्किल्स के बगैर ना आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और ना ही आप अच्छे मीडिया पर्सन बन सकते हैं। आप सिर्फ जिस तरह वो तारिक जमील साहब लेके जाते हैं ना उसके ऊपर तबलीगी जमात पे अपने साथ, वो सबसे पहले आपको असर की नमाज के बाद मोहल्ले का चक्कर लगवाते हैं, लोगों के घरों में दरवाज़ा नॉक करके कहना जी मगरिब के बाद आपने आके बैठना है। फिर वो उसके बाद आपको 3 दिन के लिए लेके जाते हैं कि चलें आप ना ज़रा तबलीगी। फिर वो आपको 40 दिन के लिए लेके जाते हैं अपने साथ। फिर वो आपको 3 महीने के लिए लेके जाते हैं, यानी 3 महीने जब आप जाते हैं आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, तबलीग करनी आपको आ जाती है। इसी तरह मेरा ये मानना है कि अगर आप 40 दिन आप 2 अखबार, एक इंग्लिश का एक उर्दू का, अगर इंग्लिश नहीं किसी को अच्छी लगती तो 2 उर्दू के अखबार, 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, यानी जिनका एडिटोरियल
डिफरेंट एडिटोरियल हो, 2 अखबार कम से कम डेली, उनकी सिंगल कॉलम न्यूज़ भी अगर आप मिस ना करें, और जो इश्तिहार क्लासिफाइड टाइम पे आते हैं वो भी देखें आप। 40 दिन अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो आपके अंदर जो कंटेंट का कॉन्फिडेंस आएगा ना, लोग समझेंगे पता नहीं यार इसको कोई खबरें देता है। क्योंकि ना आप एक तो फिर आपको ना मज़ा आने लग जाएगा चीज़ें पढ़ के ना, आपको इश्यूज़ का पता लगने लग जाएगा। मैं रिसर्चर कहता हूँ, रिसर्चर वो रिसर्चर होता है जिसको अगर मैं अभी पूछूँ ना यार बताओ सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, मैं मीडिया पढ़ा रहा हूँ 12 साल से, आखिरी सेमेस्टर के बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, फिर दुख होता है उनको देख के कि अब ये फील्ड में जा रहे हैं और ये क्या करेंगे, इनको ना रिसर्चर। मीडिया में एंटर होने के लिए सबसे आसान तरीका है रिसर्चर। अगर आपकी रिसर्च स्किल अच्छी है तो आप आसानी के साथ किसी भी अच्छे टीवी चैनल में जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी मैं पूछूं कि सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा, नहीं पता, बेसिक डेमोक्रेसीज क्या होती हैं, नहीं पता, इस वक्त इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, नहीं पता, अखबार कभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं, नहीं देखते, और आप पढ़ रहे हैं न्यूज़ मीडिया, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर तो आप अपने 4 साल ज़ाया कर रहे हैं ना। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में एडजस्ट होने के लिए, इवन अगर आपने अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल चलाना है तो आपको सीरियस एप्टीट्यूड चाहिए। मैंने इतने चालाक और क्लेवर बच्चे भी देखे हैं, जो मैं अभी आपको क्लू देने लगा हूँ, अगर आप भी ये करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। जो बड़े ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं ना, जो फ़ौरन ट्वीट करते हैं और वीलॉग करके डालते हैं। आप सिर्फ एक काम करना शुरू कर दें, ये अखबार पढ़ने के बाद जब आपका अच्छी नोहा हो जाए ना आपकी, आपने देखना है अच्छा आफ्ताब इकबाल ने ना एक वीलॉग बना के डाला है, तलत हुसैन ने एक वीलॉग बना के डाला है, हामिद वी मीर ने, एजाज़ हुसैन सैयद ने। आप इनका वीलॉग देखें, उसको क्रॉस चेक करें कि इसमें कोई एजेंडा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है मौजूदा, फ़ौरन एज इट इज़ उसको कॉपी करें और अपना वीलॉग कर दें। ये आप उस वक्त कर सकेंगे जब आपका अपना क्लियर होगा। अगर आप ब्लाइंडली करेंगे हो सकता है वो भी पकड़ा जाए, आप भी पकड़े जाएं। ठीक है, जो आजकल हो रहा है कई लोगों के साथ, वो बेचारे सुनी सुनाई बातों में आ गए और अब देख लें सब रगड़े में है ना, सब मुसीबत में है, इस वक्त सब भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू खुद क्लियर होगा, आपको पता होगा 2 डिफरेंट एडिटोरियल के अखबार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 2 अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि यार ये फ़लाँ को सपोर्ट करता है, ये फ़लाँ को सपोर्ट करता है, तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा एक। हर इंसान, हम चाहे हमारे इदारे की पॉलिसी जो भी हो, जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो उस वक्त तो सिर्फ अल्लाह को पता होता है ना मैं किसको वोट डाल रहा हूँ, और हर एक किसी ना किसी को लाइक या डिसलाइक किसी न किसी मयार पे तो परखता है ना। हो सकता है मैं पीटीआई को वोट डालूं, हो सकता है मैं नून लीग को वोट डालूं, हो सकता है मैं पीपल्स पार्टी को वोट डालूं, लेकिन मेरी प्रोडक्शन से नहीं किसी को पता चलना चाहिए। वो एक वो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है कि मैं बस एक पार्टी मुझे पसंद आ गई और मैं सुबह दोपहर शाम उसकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ता रहूं, इसको प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहते हैं। खैर हम पहुंच गए थे चेकलिस्ट के ऊपर। चेकलिस्ट हमने देख ली, सारी चेकलिस्ट के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अब हम पहुंच गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड अब हमारा एक एंकर है सपोज़, या सोलो कैरेक्टर भी है जिसका हमने इंटरव्यू करना है। मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूँ, सोलो का भी बता देता हूँ, 1-to-1 का भी बता देता हूँ। हमने एक हमारा एंकर है और एक हमारा जिसका इंटरव्यू हम लेने गए हैं, जिससे भी हमने एनालिस्ट से या किसी आलिम दीन से या किसी जर्नलिस्ट से, जिससे भी हमने टाइम लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने उसके घर पे अगर जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको अपने स्टूडियो में बुला के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टूडियो में तो यकीनन सेट लगा होता है, उसके घर में सेट नहीं होगा। अमूमन ड्राइंग रूम की सेटिंग जो होती है वो टीवी की सेटिंग की तरह की नहीं होती। टीवी की सेटिंग और तरह की होती है, ड्राइंग रूम की सेटिंग और तरह की होती है। तो आपने सबसे पहले एक कॉर्नर सेलेक्ट करना है उस घर में या उस जगह पे या उस ऑफिस में जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 1-to-1 इंटरव्यू। सपोज़ आपको एक ऐसी जगह मिली है कि इस एंकर के बैक साइड की जगह भी आपको लग रही है कि ये मुनासिब है, एक घर का कॉर्नर ऐसा है, सपोज़ ये 2 दीवारें ऐसी हैं कि इन 2 दीवारों पे अगर मैं एक कैरेक्टर को यहाँ बिठाऊंगा और एक कैरेक्टर को यहाँ बिठाऊंगा तो इसके पीछे जो आएगा वो भी अच्छा फ्रेम बनेगा, इसके पीछे जो आएगा वो भी अच्छा फ्रेम बनेगा। तो मैं उस जगह पे तलाश कर लूँगा कि अच्छा हाँ यार ये कॉर्नर, उनकी इजाज़त से हम वहाँ से सोफ़े उठाएंगे या कुर्सियाँ उठाएंगे और उस कॉर्नर में ला के रख देंगे।
कि हमें ये जगह सूट कर रही है रिकॉर्ड करने के लिए, इसके बैक जैसे देखा ना इकरा भी इसमें लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ करूँ तो मैं कहूँगा यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इधर एक कैरेक्टर को बिठा लेता हूँ, या फिर वो जो जाली लगी हुई है वो बड़ी अच्छी लग रही है। और हमेशा आपका जो फ्रेम बनता है, जो कैमरे का फ्रेम होता है ना, वो कैनवस की तरह होता है। जब अब अगर कोई आर्टिस्ट एक कैनवस के ऊपर कुछ बना रहा है ना, सपोज़ ये कैनवस है, अगर मुझे कोई कहे कि इस कैनवस के अंदर ना आपने एक तस्वीर बनानी है, यकीनन जब मैं तस्वीर बनाऊंगा ना तो उस तस्वीर का ऐसा नहीं होगी कि उसका एक शोल्डर नहीं होगा या उसका एक हाथ नहीं होगा, या वो अगर किसी वजह से साइड पे जानी है तो जाएगी, वरना सेंटर में पूरा इंसान नज़र आएगा अगर किसी इंसान का पोर्ट्रेट में अगर बना रहा हूँ मैं। इसी तरह जब हम फ्रेम बनाते हैं कैमरे पे तो हम उसको देखते हैं, अपने फ्रेम को, अपने फ्रेम के अंदर रख के कैरेक्टर को, कि ये कॉम्पैक्ट फ्रेम है, इसके अंदर एडजस्ट मेरा कैरेक्टर जो मुझे चाहिए मैंने उसको किया हुआ है, चारों तरफ से फ्रेम मेरा बराबर है, अगर मैं आमने सामने दोनों कैरेक्टर्स को बिठाया है सेंटर है, या मैंने नोज रूम एक ना रूल ऑफ थर्ड होता है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, हम उसको रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं और हमने अगर नोज़ रूम रखना हो तो फिर हम रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करते हैं कि हमारा कैरेक्टर स्क्रीन पे कहाँ नज़र आएगा, उसके ऊपर कितनी जगह बची होगी, साइड पे जो नोज़ रूम होगा वो कितना होगा। अगर सपोज़ मैं इनकी तरफ देख के, मैं यहाँ बैठा हूँ और इनकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तो मैं चूँकि अपने लेफ़्ट साइड पे देख रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड पे ना थोड़ा सा कैमरा, सपोज़ ये कैमरे का फ्रेम है ना, अगर ये कैमरे का फ्रेम है तो मैं कैमरे के फ्रेम में ऐसे होऊंगा कि कैमरे का एक एज यहाँ पे होगा और यहाँ वाला एज यहाँ तक होगा, इतनी जगह खाली होगी क्योंकि मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। अगर इस तरफ की जगह खाली होगी और मैं देख इधर रहूँगा तो देखने वालों को लगेगा यार ये देख इधर रहा है और कैमरे का फ्रेम यहाँ खाली है, हो सकता है कैरेक्टर इस तरफ बैठा हो, ये इधर देख रहा है, ये गलती से इस तरफ देख रहा है। तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने नोज़ रूम कहाँ रखना है, अपने कैरेक्टर के किस तरफ रखना है। और हमेशा जो मैं फ्रेम की बात करने लगा था, जितनी कैरेक्टर के पीछे, यानी मैं अगर खड़ा हूँ ना, मैं कैरेक्टर हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, जितनी मेरे पीछे जगह ज़्यादा होगी, डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी, उतना आपका फ्रेम अच्छा बनेगा। यानी आप ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जिसमें पीछे मार्जिन हो, स्पेस हो। यानी मैं अगर यहाँ खड़ा हो जाऊँ ना, सपोज़ मैं यहाँ बैठ जाऊँ और आप मेरी तस्वीर बना रहे हूँ तो ऐसे लगेगा मैं इसके अंदर चिपका हुआ हूँ। और अगर मैं अपनी कुर्सी उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो, और यहाँ से पीछे आप मेरे लाइट भी दे दें तो एक लाइट का इतना अच्छा इफेक्ट बनेगा, हालांकि ये वाइट है फिर भी ये बुरा नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम जब अपना फ्रेम बनाते हैं तो अपने कैरेक्टर को, अपने ऑब्जेक्ट को हम ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि पीछे उसकी ना डेप्थ नज़र आए। कभी कभी हम डेप्थ क्रिएट करते हैं, जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर पोर्ट्रेट होता है ना, पोर्ट्रेट, अगर आप पोर्ट्रेट में पिक्चर बनाए ना, अगर मैं इनकी पिक्चर पोर्ट्रेट में बनाऊंगा ना, आप सब लोग ब्लर हो जाएंगे। ब्लरी इफेक्ट जो होता है ना वो डेप्थ क्रिएट करता है। कैमरे के अंदर जो 4G वाला कैमरा होता है, जब मैं एक कैरेक्टर को फोकस करूंगा ना, वो बाकी सबको डिफोकस कर देगा। बेसिकली वो डिफोकस किस लिए करता है, वो डेप्थ क्रिएट कर रहा होता है। हमारी जो आँख है, जितना क्लियर मैं इनको देख रहा हूँ उतना क्लियर मैं उनको नहीं देख रहा। तो कैमरा भी ऐसे ही काम करता है, हम डेप्थ क्रिएट करते हैं। डेप्थ हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमने कॉर्नर सेलेक्ट किया था। कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद अब हमने दोनों कैरेक्टर देखने, चूँकि हमारे एक्सपर्ट ने, एनालिस्ट ने ज़्यादा बात करनी है, उसको हम ऐसी जगह पे बिठाएंगे जिसके पीछे फ्रेम ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तो दोनों के तरफ एक ही जैसा फ्रेम होगा, सपोज़ इधर इकरा लिखा हुआ है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय एक वाइट दीवार के, तो मैं एक्सपर्ट को वहाँ बिठाऊंगा क्योंकि एक्सपर्ट ने कैमरे पे ज़्यादा देर नज़र आना है। एंकर ने सवाल करना है 30 सेकंड का, एक्सपर्ट ने 2 मिनट का उसका जवाब देना है, तो एक्सपर्ट ने हर सवाल में 1.5 मिनट ज़्यादा नज़र आना है। तो जो स्क्रीन पे ज़्यादा देर नज़र आएगा उसको मैं ज़्यादा अच्छे फ्रेम पे बिठाऊंगा, तो मैं उसको ऐसी जगह बिठाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लाइट लगानी है, जगह मेरे पास बड़ी तंग है और मैंने डेप्थ क्रिएट करनी है। अब मैं लाइट के सहारे अपनी डेप्थ क्रिएट करूँगा। लाइट की एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक। अब हम प्रोडक्शन वाले प्रोसेस के अंदर आ गए थे। प्री प्रोडक्शन वाला प्रोसेस हमारा बेसिक आइडिया से लेके चेकलिस्ट तक ख़त्म हो गया था। अब हमारा प्रोडक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोडक्शन वाले प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, रिकॉर्डिंग के लिए हमने जगह चूज़ करनी है। जगह चूज़ करके हमने सेट लगाना है, अपना सेट लगा के हमने दोनों करैक्टर्स को बिठाना है। करैक्टर्स को बिठाने के बाद अब हमने लाइट देखनी है कि हमारे करैक्टर्स के ऊपर लाइट है, कितनी लाइट है हमारे। एक
टर्म होती है लाइट की, उसको कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक। अच्छा, अब 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक का मतलब एक तो 3 लाइटें भी हैं कि 3 लाइटें होंगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लाइटें, यानी 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक हम 6 लाइटों से भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक हम 1 लाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक हम 9 लाइटों से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सपोज 3 लाइटें हैं, तो हमने 2 कैरेक्टर हैं, 3 लाइट्स हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर हमारा इधर बैठा है, एक कैरेक्टर हमारा इधर बैठा है। हम अपने 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक की जो 3 लाइटें होती हैं, एक होती है की लाइट। नंबर 1 इज़ की लाइट, जिसको फेस लाइट भी कहते हैं, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। यानी हम इस कमरे में आ गए हैं, हमने इसी कमरे में रिकॉर्डिंग करनी है और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और लाइट चली गई है और हमारे पास एक ही लाइट है। अब हम उस लाइट को जलाए बगैर लाइट काम नहीं कर सकते, यानी वो की लाइट है, उसको फेस लाइट कहते हैं। यानी कैरेक्टर की अगर शक्ल ही नज़र नहीं आ रही तो हमने रिकॉर्ड क्या करना है? तो कैमरा फोकस डिफोकस करता रहेगा, कैमरा पकड़ ही नहीं सकेगा, कैमरे को समझ ही नहीं आएगी मैंने आयरस कितना रखना है। कैमरे का अपना एक दिमाग होता है, कैमरा भी सोच के, इंसानों की तरह सोच के काम कर रहा होता है। कैमरा परेशान हो जाएगा कि मैं कैमरा कभी अपनी लाइट बढ़ाएगा, कभी अपनी लाइट कम करेगा और अल्टीमेटली वो बंदा नज़र ही नहीं आएगा। तो आपके पास एक पहली लाइट 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक में पहली लाइट है की लाइट, जिसको फेस लाइट भी कहते हैं। क्या है? की लाइट, जिसको फेस लाइट भी कहते हैं। नंबर 1 इज की लाइट, नंबर 2 इज बैक लाइट। की लाइट जिसको फेस लाइट, की क्या के ब्रैकेट में फेस भी लिख लें, की लाइट, बैक लाइट एंड फिल लाइट, दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक। की लाइट जिसको हम फेस लाइट कहते हैं, बैक लाइट, फिल लाइट, यानी जो फिल कर देगी सारी, जहाँ जहाँ लाइट कम होगी ना वो लाइटिंग मीटर। अगर आप कभी किसी गूगल के ऊपर मारें, सर्च मारें या यूट्यूब के ऊपर कहीं आप मेकिंग देखें किसी फिल्म की, तो वो आगे ना लाइटिंग मीटर से लाइट चेक कर रहा होता है। तो जहाँ जहाँ लाइट कम होती है फिल लाइट उसको फिल कर देती है। अच्छा, अब हमने जो सामने कैरेक्टर बैठा है उस पर हमने फेस लाइट दे दी। अब लाइटें चूँकि हमारे पास 3 ही हैं, हमने इसकी बैक लाइट भी बनानी है, तो हम उसकी फेस लाइट ऐसी जगह पे देंगे कि इसकी बैक बन जाए। यानी सपोज़ आपका एंकर यहाँ बैठा हुआ है और आपका एक्सपर्ट वहाँ बैठा है, आपने एक्सपर्ट के फेस पे ऐसी जगह रख के लाइट देनी है कि लाइट के ना बॉन्डर्स होते हैं, ये लाइट कवर है वरना मैं आपको दिखाता, ये मेरे ख्याल ये बॉन्डर्स वाली लाइट नहीं है। लाइट के ना 4 बॉन्डर कहते हैं, दरवाज़ों की तरह, दरवाजे नहीं बंद हो जाते, ऊपर नीचे दरवाजे होते हैं उसके ना लाइट के, तो वो नीचे वाला दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा नीचे खोल देते हैं और लाइट को टिल डाउन कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टिल्ट अप एंड दिस इज़ कॉल्ड टिल डाउन। थोड़ी सी लाइट टिल डाउन करते हैं, वो ऐसे देते हैं कि इसके शोल्डर पे वो लाइट नज़र आए। देखें, अब मैं यहाँ खड़ा हूँगा ना, आपको मेरे बैक साइड पे लाइट फील होगी, आपको मेरे सर पे लाइट फील हो रही है। अच्छा, उस लाइट को चेक करने का तरीका ये है, मुझे अपने हाथ पे नज़र आ रही है, मुझे अपने हाथ के ऊपर ना अपना सर नज़र आ रहा है। हम लाइट को चेक ऐसे करते हैं कि हम इसके पीछे से रख के जब लाइट देंगे ना, और मैं यहाँ बैठ के डायरेक्टर या डीओपी जो होगा आपका, या तो आपका डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर या डीओपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो कैमरे पे भी काम करता है, वो चेक करता है कि हाँ इसको जो बैक लाइट दी हुई है वो इसके सर पे पड़ रही है लाइट, सामने वाले के तो फेस पे नज़र आ रही होती है। यानी हमारे पास चूँकि 3 लाइटें हैं, तो हमने इसकी बैक लाइट को उसका फेस लाइट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, इसी तरह उसके बैक पे गए, जो एक्सपर्ट बात कर रहा था उसके बैक पे गए और इसको एक लाइट दी, इसके फेस पे एक लाइट दी, तो इसकी फेस लाइट उसकी बैक लाइट बन गई, इसकी बैक लाइट उसकी फेस लाइट बन गई। फिर एक लाइट हमने फिल लाइट, जिस तरह भी वाइट है, अगर आप कभी स्टूडियो में जाएं तो आपको जिस तरह लाइटों के ऊपर ये चढ़े हुए ना, ये तो कपड़े चढ़े हुए, बटर पेपर लगे होते हैं, कहीं कहीं थर्मोपोर शीट्स लगी होती हैं। जिस तरह कभी घर में फ्रिज या टीवी है ना, अंदर से वाइट से शीट निकलती है मोटी सी, उसको थर्मोपोर शीट कहते हैं। थर्मोपोर शीट के ज़रिए हम लाइट उसको लगा के ना ऊपर, उस पर लाइट बाउंस कर देते हैं, वो हर जगह एक जैसी लाइट हो जाती है। जैसे अगर कभी आसमान पे सफ़ेद रंग के बादल आए हुए हो ना, तो तस्वीर बड़ी अच्छी, कभी आप जाएँ ना किसी ग्राउंड में जाएँ और आसमान पे हल्के हल्के से बादल आए हुए हों, तो उसको कहते हैं इवन लाइट इवन हो जाएगी आपकी, एक जैसी लाइट हो जाएगी, तो बड़ी अच्छी पिक्चर आपकी शूट वहाँ पे बनती है। फिर अगर बादल आए हुए हैं तो इसी तरह आप बाउंस कर देते हैं लाइट, तो लाइट आपकी जहाँ जहाँ लाइट कम होती है वो उस लाइट को फिल कर देती है, फिल लाइट हो गई आपकी। उसके बाद आपने दोनों करेक्टर्स को माइक लगाएंगे, माइक लगाने के बाद बूम माइक या माइक जो भी होगा, कॉलर माइक होगा, बूम माइक्स के मुख्तलिफ तरह के माइक्स होते हैं, जिस तरह ये कॉर्डलेस माइक लगा हुआ है, कॉर्डलेस माइक होगा, माइक लगाएंगे।
माइक लगाने के बाद अब आपका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। उसमें आपने फ्रेम देख लिया कैसा फ्रेम बनाना है, आपने बैकग्राउंड देख लिया कैसा बनाना है, आपने लाइट देख ली, बैक लाइट कैसे देनी है, फेस लाइट कैसे देनी है, फिल कैसे करना है, वो आपकी ओके हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने चूँकि रिकॉर्डिंग पे जाना है, आपके 2 कैरेक्टर्स हैं। हमेशा आप ये करते हैं कि अगर एंकर का फ्रेम बना हुआ है ना, मिड फ्रेम यहाँ तक, ये नाफ तक ना, इधर तक, इसको कहते हैं मिड फ्रेम, ये मिड फ्रेम होता है। अगर इसका मिड फ्रेम बना हुआ है ना, तो उसका भी मिड फ्रेम होना चाहिए। अगर इसका लूज फ्रेम बना हुआ है तो उसका भी लूज कहते हैं, और खोलने फ्रेम को थोड़ा सा और नीचे तक चला जाए। अगर बात करते करते वो ना जज्बाती हो गया थोड़ा सा बात करने वाला ना, कभी किसी बात पे रो पड़ा है या हंस पड़ा है या उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, तो आप एक फ्रेम बनाते हैं। अक्सर वो ड्रामों में बनता है, वैसे आजकल टॉक शोज में भी लोग बनाते हैं, बिग क्लोजअप कहते हैं उसको। वो इतना बनता है, सर के थोड़े से बाल कट जाते हैं और चिन यहाँ तक होती है। वो हर टीवी चैनल ना अपनी स्क्रीन के लिहाज से बनाता है। किसी टीवी चैनल के अंदर नीचे 3 टिकर चलते हैं, किसी में 2 टिकर चलते हैं, उसको लोअर थर्ड कहते हैं। तो वो कैमरामैन ना देखते हुए फिर फ्रेम बनाता है कि वो डायरेक्टर कहता है इसका BCU बना लो। तो BCU ने बात करते करते ना एकदम जज्बाती हो गया एक आदमी ना, तो उसका फ़ौरन कैमरामैन फ़ौरन उसका BCU बनाता है, उसके बिग क्लोज, BCU स्टैंड फॉर बिग क्लोजअप, उसके बिग क्लोजअप पे जाता है, उसके बिग क्लोजअप पे जाएगा। तो फिर उसका अगर बिग क्लोजअप बना रहा है तो इसका भी बिग क्लोजअप बनाएगा, ताकि आपके दोनों शॉट्स एक जैसे बने। फिर अगर आपको ये फ्रेम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, यहाँ आपको लगा कि यार ये भी बड़ा अच्छा है, मुझे ये भी लेना चाहिए, और आप चाहते हैं कि ये भी आपको नज़र आ जाए, आपका एंकर भी नज़र आ जाए, तो आप ना इधर से कैमरा थोड़ा सा जूम आउट करके इसका OTS बनाते हैं, ओवर द शोल्डर शॉट, OTS। शॉट्स बेतहाशा हैं, ये मैं आपको चंद एक बता रहा हूँ। इधर पीछे आके ना इसका OTS बना लेते हैं, इसी तरह उसके पीछे जाके उसका भी OTS बना लेते हैं। सर क्वेश्चन दोनों को पता होते हैं सर, एंकर को तो पता होगा कि मैंने ये क्वेश्चन करना है सर, जो वो डिपेंड करता है बेटा, वो तो डिपेंड करता है, टेस्ट की प्रिपरेशन होती है, वो डिपेंड करता है ना। देखें, आप किसी का इम्तिहान लेने तो नहीं जा रहे ना, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री को अच्छा बना रहे हैं। अगर तो आप किसी का इम्तिहान लेने जा रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन बताए भी हों तो उसके आप उसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्री को अच्छा बना रहे हैं, फिर तो आप उसको यकीनन पहले सवाल बताएंगे। तो मेक श्योर होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं आपकी बात से मुझे याद आ गया, 2007 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जियो में, उसका नाम था आइन मुमलिकत और अवाम। तो मैंने 7 का एंड था या 8 का स्टार्ट था, मैंने नवाज शरीफ साहब से टाइम लिया अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो मैं जब क्वेश्चंस लेके उनके पास गया, वो यकीनन आउट थे, बहुत अरसा पाकिस्तान में नहीं थे, जिला वतनी काट के आए थे, सियासत से भी आउट थे वैसे भी। तो मैंने जब क्वेश्चनेयर उनको पकड़ाया तो उन्होंने क्वेश्चनेयर देखा, उन्होंने क्वेश्चनेयर देख के कहा कि यार ये तो मुझे तैयारी करके इनका जवाब देना चाहिए, आज की मीटिंग को ना हम प्री इंटरव्यू मीटिंग रख लेते हैं। तो मैं समझा अब ये मुझे देंगे ही नहीं टाइम। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मियाँ साहब यूँ करें, जिन जिन के आपने जवाब देने हैं उनको टिक कर दें, और बाकियों का हम बाद में कर लेंगे। मैं आपका वो नोट कर लेता हूँ आपने कौन सी शर्ट पहनी हुई है, तो हम नेक्स्ट डे आके दोबारा यही इसी शर्ट के अंदर बाकी सवाल भी कर लेंगे। तो ये तो तय होता है कि आपने, डॉक्यूमेंट्री में भी सर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, जिससे मैंने बड़ी, मैं फिर आपको कहूँगा वो डिपेंड करता है। देखें, वो डिपेंड करता है, अगर आप कोई टॉक शो कर रहे हैं ऐसा, और मैं फिर आपको कहूँ चूँकि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूँ। ये इंतहाई गलत हरकत है कि मैं किसी का इंटरव्यू करने जाऊँ और इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद वो मुझे कह दे कि यार ये वाला हिस्सा प्लीज़ ना चलाना, और मैं उसको चला दूँ। ये अनएथिकल है, ठीक है। उसने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, उसका इंटरव्यू चला के मैं लाखों रुपए कमाऊंगा टीवी पे चला के, और अब मैं उसको डिग्रेड करने के लिए वो वाला पोर्शन चला दूं जिसका उसने मुझे मना किया। जैसे कि हम एक समा टीवी का एक प्रोग्राम था, उसका नाम था समा के मेहमान। हमने एक फिल्म एक्ट्रेस से टाइम लिया, तो मेरी टीम गई शूट करने, मैं नहीं गया शूट करने। उसको हमने इंटरव्यू के लिए 50,000 रुपये भी दिए उस फिल्मी अदाकारा को। तो जो एंकर थी उसको वो पसंद नहीं करती थी, उस अदाकारा को। हमारी एंकर, हमें नहीं बताया हमारी एंकर ने कि मैं इसको पसंद नहीं करती, और उस एंकर ने ना उससे ना बड़े बिलो द बेल्ट क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा वो तुम बताओ ना, तुम्हारा बचपन तो वहाँ गुजरा है, तुम्हारा पास तो ये था, वो फ़लाँ आदमी कौन था। अच्छा जब उसने इस तरह के सवाल किए ना, उसने पहले तो 2-3 दफ़ा ना प्रोड्यूसर को हमारे इशारा किया कि ये कैसे सवाल, क्या सवाल कर रही है।
तंग आ गया, उसने माइक उतार के फेंका, उसने कहा मैंने आप लोगों को इंटरव्यू देना ही नहीं, और वहाँ लड़ाई हो गई। अच्छा, मुझे मेरे प्रोड्यूसर की कॉल आई, मैं वहाँ गया, तो अब वो जो फिल्मी अदाकारा थी वो रोने लग गई। वो कहती है कि मेरा पास्ट जैसा भी था, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इस वक्त मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी 2 बेटी हैं, ये इंटरव्यू मेरी माँ भी देखेगी, मेरी बेटी भी देखेगी, मेरी बहन भी देखेगी, मेरे नेबर्स भी देखेंगे। ये कौन सा तरीका है इंटरव्यू करने का? तो अब देखना, ये गैर अखलाकी है ना। एक चीज़ अगर आपको एक इंटरव्यू देने वाला आपको कह रहा है कि यार आप ये चीज़ ऑन एयर ना करें, तो उसको ना करें आप, उसमें चाहे आपने जितने मर्जी पैसे कमाने हो, वो फिर ना करें। ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ होता है। अच्छा खैर, अब आपने इंटरव्यू स्टार्ट करना है, आपने फ्रेमिंग देख ली, दोनों की 2 कैरेक्टर थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने अब याद रखनी है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी स्टोरी बोर्ड की, जिसके बगैर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं अच्छी नहीं बन सकती। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि एक होता है 180। यकीनन आप लोगों ने जिन्होंने साइंस नहीं भी पढ़ी, 8वीं तक या 10वीं तक मैथ ज़रूर पढ़ा होगा। सबको पता है कि D360 क्या होती है, जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री के अंदर हमें प्रकार लेके यूँ 360 बनाते हैं। ये सपोज 0 है और ये 180 है, ये D है, आपने ये रखी, प्रकार रखी है, इसको यूँ घुमाया और यहाँ तक आप ले आए, ये 180 है। हम अपनी हर प्रोडक्शन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। जो लाइन हमें नज़र नहीं आती, हम एक लाइन खींचते हैं। हमारा एक कैरेक्टर जो एक्सपर्ट है वो वहाँ बैठा हुआ है, हमारा एंकर है वो यहाँ बैठा हुआ है। हम इन दोनों के बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जो नज़र नहीं आ रही, हमें पता है सिर्फ एक लाइन है, वो ये 0 पे बैठे हैं और ये एंकर बैठा है 180 पे। ये यहाँ से शुरू हुई है D और यहाँ के चूँकि ख़त्म हो गई है 0 और 180। अब हमने करना क्या है, तमाम के तमाम कैमरे, एक कैमरा लगा हुआ है जिसको हमने उठा के इस्तेमाल करना है, 2 कैमरे लगे हुए हैं या 3 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा एंकर पे लगा हुआ है, एक कैमरा गेस्ट पे लगा हुआ है और एक कैमरा मास्टर पे लगा हुआ है जो उन दोनों को शॉट ले रहा है। अब हमने करना क्या है, तमाम के तमाम कैमरे या इमेजिनरी लाइन के इस तरफ आएंगे या इमेजिनरी लाइन के इस तरफ आएंगे। कोई एक कैमरा भी अगर इधर से निकल के इधर चला गया, सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ ना, जहाँ ये बैठे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? हुसैन, जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक कैमरा है, अब ये कैमरा मुझे ले रहा है यहाँ से। अब अगर इनको जिस कैमरे ने लेना होगा ना, वो कैमरा इधर होना चाहिए क्योंकि 0 और ये 180। अगर वो कैमरा इधर आ जाए यानी 185 के एंगल पे आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड 180 क्रॉस, और यहाँ से इनको ले ले तो ये 180 क्रॉस है। इसको आप प्रोडक्शन की लैंग्वेज में कहते हैं कि आपने भांड मारा है, आपने अपनी प्रोडक्शन ख़राब कर ली। उसका नुकसान क्या है, क्यों नहीं लेते? देखिए क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं चाहिए। अगर मुझे यहाँ की बजाय बहुत अच्छा यहाँ से फ्रेम मुझे जाली भी नज़र आ रही है तो मैं क्यों ना लूँ? ये जहन में सवाल आता है ना, मैं क्यों ना लें, हम ले क्यों ना? उसकी वजह क्या है, जो मैंने आपको रूल ऑफ थर्ड बताया था एक। अब मैं अगर इनकी तरफ देख रहा हूँ ना, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे नोज़ रूम है, कैमरा इसको नोज़ रूम कहते हैं, जो स्पेस खाली होती है। मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ ना, ये नोज़ रूम है, मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, अब इनका जब बनेगा तो ये अगर मेरी तरफ देख रहे हैं तो ये जो कैमरा जहाँ हुसैन बैठे हुए हैं, कैमरा मुझे देख रहा है इधर, इनके लेफ़्ट साइड पे नोज़ रूम, मेरे लेफ़्ट पे था, इनके राइट पे नोज़ रूम होगा। अगर कैमरा इधर से उठ के इधर चला जाए और ये कैमरा मुझे लेना शुरू कर दे तो यकीनन नोज़ रूम चेंज हो जाएगा। अब कैमरा टीवी पे चल रहा है, एंकर ने सवाल किया, एंकर के इधर नोज़ रूम बना हुआ था लेफ़्ट साइड पे। अब कैमरा चूंकि 180 क्रॉस मार गया, इधर चला गया। अब मेरे पास जब कैमरा आएगा तो बजाय मेरा नोज़ रूम इधर बनने के, मेरा नोज़ रूम इधर बन जाएगा। ऐसे लगेगा एंकर तो इधर देख रहा है और गेस्ट जो है वो इधर देख रहा है। इसलिए 180 क्रॉस जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 180 जब हम क्रॉस करते हैं तो देखने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप नए थे, आप उस दिन मेंटल टॉर्चर में थे, आप नहीं ख्याल रख पाए, गलती से आप कैमरा घुमा के यहाँ से इधर ले गए, तो उसका आप करते क्या हैं, प्रोडक्शन पोस्ट में जाके उस कैमरे को ना फ्लिप कर देते हैं। उस कैमरे को टाइमलाइन होती है, उसके अंदर जब आप एडिटिंग पे रखते हैं ना, उसको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एडिटिंग के, आजकल टीवी चैनल में ज़्यादा कट प्रो पे एडिटिंग लोग कर रहे हैं, तो उसको टाइमलाइन पे रखने के बाद ना पूरे कैमरे को उठा के फ्लिप कर देते हैं। जब आप फ्लिप करते हैं तो वो काफ़ी हद तक ना आपका नोज़ रूम कवर हो जाता है। सोशल डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो उसमें तो नहीं ना ये ख्याल इन चीज़ों का रखा जाएगा? नहीं, देखिए हर ख्याल तो हर चीज़ का रखा जाएगा, डिपेंड करता है ना कि आप, हो सकता है बाज़ डॉक्यूमेंट्री ऐसे उसमें कोई करैक्टर हो ही ना,
इंटरव्यू आप कर ही ना रही हो, सारी डॉक्यूमेंट्री आपकी वॉइस ओवर पे चल रही हो या सारी डॉक्यूमेंट्री आपकी म्यूज़िक पे चल रही हो, तो ये तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा ऐसी, अब एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी है उसमें कोई एंकर नहीं है, लेकिन उसके अंदर फिर 180 नहीं होगा, उसके अंदर 180 2-3 जगहों पे अप्लाई नहीं होता। एक आपका 360 सेट है, एक आपकी जिब लगी हुई है, जो देखें ना आजकल तो पहले वो क्रेन होती थी, जब ये पीटीआई के जलसे होते थे क्रेनें लगी होती थी, कैमरामैन क्रेन के ऊपर बैठा होता था। फिर जिब आ गई, उसमें नीचे से खड़ा होकर ना 30-40 फुट की जिब होती थी, कैमरामैन नीचे से उसको ऑपरेट कर रहा होता था, 30-40 फुट बुलंदी पे कैमरा लगा होता था और कैमरामैन यहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा होता था, सारा ऑपरेशन उसके हाथ में था, प्रीव्यू उसको यहाँ पे आ रहा होता था, जूम इन जूम आउट वो सारा यहीं से कर रहा होता था, उसको क्रेन कहते थे। अब हेली कैम आ गए हैं, अब क्रेन की ज़रूरत भी नहीं रही। तो अगर हेली कैम लगा हुआ है, जिब लगी हुई है, क्रेन लगी हुई है, डॉली लगी हुई है, नीचे कैमरे के नीचे व्हील लगे हुए हैं, या 360 सेट लगा हुआ है, फिर 180 अप्लाई नहीं होता ऐसी जगहों के ऊपर। या सिंगल कैरेक्टर है आपका, सिंगल कैरेक्टर को भी 180 क्रॉस की 180 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ऑडियो देखनी है आपने। ऑडियो हमेशा जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो अक्सर कैमरामैन इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो हेडफोन लगाते ही नहीं हैं। वो कहते सर मेरी जिम्मेदारी आप छड़ दो, तुसी मेरी जिम्मेदारी। चूँकि देखें, अब मैं अगर आप इस कैमरे पे जाके देखेंगे ना तो मेरी ऑडियो ना आपको यूं ही नज़र आ रही होगी, यूं ही चलती हुई ना नज़र आ रही होगी। उसके ऊपर ना जो लेवल होगा ना, मैं कहीं आहिस्ता होऊंगा, मैं आहिस्ता हो गया तो ये लेवल यहाँ आ गया, मैं तेज़ बोलूँ तो लेवल यहाँ तक चला गया। अब अगर मैं ये करना शुरू कर दूँ, यही वाला लेवल वहाँ नज़र आ रहा है, कैमरे को नहीं पता मैं बोल रहा हूँ ये हो रहा है। तो वो कैमरामैन कभी कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो हेडफोन लगाता ही नहीं है। वो उसको चूँकि वो नज़र आ रहा होता है, वो कहता है वो लेवल तो मुझे नज़र आ रहा है, हेडफोन लगाने की मुझे ज़रूरत क्या है। हेडफोन ज़रूर लगाना है आपने, ताकि आपको अच्छी ऑडियो आप उसकी रिकॉर्ड कर सकें। आपका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब आप चले जाएंगे पोस्ट के ऊपर। हमारा क्या था, सबसे पहले था हमारा 3 स्टेप, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस था। प्रोडक्शन प्रोसेस के हमारे 3 मेन स्टेप थे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया चाहिए था, बेसिक आइडिया के बाद हमने रिसर्च की थी, रिसर्च करने के बाद हमने स्क्रिप्ट लिखा था, स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमने स्टोरी बोर्ड बनाया, स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद हमने स्क्रीन प्ले बनाया, स्क्रीन प्ले बनाने के बाद हमने बजट बनाया, बजट बनाने के बाद हमने कोऑर्डिनेशन की, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन की, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के बाद हमने अपनी चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट बनाने के बाद हम रिकॉर्डिंग पे चले गए। रिकॉर्डिंग पे जब हम गए तो सबसे पहले हमने जाके लोकेशन अच्छी चूज़ की, लोकेशन अच्छी चूज़ करने के बाद फिर हमने लाइटिंग की, हमने 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, फिर हमने माइक लगा के ऑडियो देखी बेहतर रिकॉर्ड हो रही है और फिर हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब ये तो है हमारा ना 2 कैरेक्टर्स और 2-3 कैमरों पे रिकॉर्डिंग। कैरेक्टर हमारे पास 2 ही हैं और हमने कैमरा हमारे पास 1 है। कैरेक्टर है हमारे पास 2, एक एंकर है और एक एनालिस्ट है या गेस्ट स्पीकर है, और कैमरा 1 ही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम बढ़ जाएगा, एंकर को वो बिठाएगा इस जगह पे, एनालिस्ट को बिठाएगा उस जगह पे, कैमरा लगाएगा इस जगह पे और एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएगा। एंकर ने सवाल किया, उसने सवाल नोट कर लिया एंकर का, उन्होंने जवाब दिया, कैमरे ने पूरा जवाब रिकॉर्ड कर लिया। ये कैमरे पे नहीं है, ये कैमरे से पीछे बैठा हुआ है। जिस तरह मैं कैमरे के पीछे हूँ, ये कैमरे से पीछे है। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है गेस्ट को, जो गेस्ट स्पीकर है कैमरा सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा सवाल किया, असिस्टेंट डायरेक्टर ने दूसरा सवाल भी नोट कर लिया, दूसरा सवाल किया और कैमरे ने पूरा का पूरा जवाब रिकॉर्ड कर लिया। तीसरा सवाल किया, पूरा का पूरा जवाब। अब उन जवाबों के दौरान बाज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कैमरामैन को BCU भी करना पड़ रहा है, फ्रेम लूज़ भी करना पड़ रहा है, फ्रेम टाइट भी करना पड़ रहा है। तो वो ये वाली चीज़ें भी उन सवालों के आगे ना लिखता रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर, ताकि कॉन्टीन्यूटी रहे। अगर उसका BCU बना रहे हैं उस सवाल के जवाब में, तो हम बाद में इसका भी फिर सारे सवाल हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब ये कैमरा यहाँ से उठेगा, ये कैमरा वहाँ चला जाएगा। उनका शुक्रिया अदा कर, सर ठीक है आप जाएँ, और उनके आई लेवल के बराबर का एक बंदा तलाश करके उस कुर्सी पे बिठा देंगे।
ठीक है, या उस कुर्सी के ऊपर एक पर्ची लगा देंगे। सपोज अब ये बैठे हैं ना, इनका आई लेवल इस किताब के एज के ऊपर है, उस किताब के एज के ऊपर एक चिट लगा देंगे, पर्ची लगा देंगे, ताकि जब मैं यहाँ बैठ के जब वो बताएगा ना मुझे हाँ पहला सवाल क्या था यार, वो पहला सवाल बताएगा, अब मैं उस पर्ची की तरफ देख के, यानी मैं देखने वालों को ये लगेगा कि मैं उनके आई लेवल में देख के बात कर रहा हूँ, मैं उस पर्ची पे देख के बात कर रहा हूँ, या जो डमी कैरेक्टर वहाँ बैठा होगा मैं उसकी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ। तो सारे के सारे मेरे सवाल रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब आप इसको मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं, कहते हैं यार लोगों को पता ना चले एक कैमरे पे था, आप ना कुछ सवालों पे ना निशान लगा लेते हैं। सपोज़ पहला सवाल, 8वां सवाल, 10वां सवाल, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सर आप अभी प्लीज़ जाएँ ना, हमने ना ये सवाल दोबारा करने हैं आपसे। आप अपना कैमरा उठा के मास्टर फ्रेम में ले जाते हैं जिसमें दोनों नज़र आ रहे होंगे, फिर आप पहला सवाल बोलते हैं जिसका जवाब वो पहले दे चुके हैं, पहला सवाल अब ये रिपीट करेगा जो आपका एंकर होगा, उसका वो थोड़ा सा जवाब देंगे, जितना आपने पोस्ट में लगाना होगा ना उतना आपको जवाब आएगा, सर ओके थैंक यू वेरी मच। फिर आप उनसे 8वां सवाल इसको बता देंगे, वो 8वां कर लेगा, फिर 10वां सवाल बता देंगे, वो 10वां कर लेगा। यानी कुछ सवाल ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे जो दोनों कैमरे में नज़र आ जाएं, फिर उनका शुक्रिया अदा करके भेज देंगे, और इनसे बाकी सारे सवाल सोलो में आप रिकॉर्ड कर लेंगे और उठा के सारे के सारे सवालों को, यानी आपको एक दफ़ा रिकॉर्डिंग को 3 दफ़ा करना पड़ा। पहले सारे सवाल आपने एनालिस्ट के रिकॉर्ड किए, फिर आपने कुछ सवाल मास्टर में रख कर रिकॉर्ड किए, फिर सारे सवाल आपने सोलो में रख के रिकॉर्ड किए। अब ये सारा का सारा उठा के आप पोस्ट में ले जाएंगे। पोस्ट में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको जितनी आप रिकॉर्डिंग करके लेके गए हैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप कैप्चरिंग करते हैं सारा अपना डाटा। कैप्चर करने के बाद आप उस डाटे को उठा के टाइमलाइन पे रखते हैं। टाइमलाइन पे रखने के बाद फिर जिस तरह हमने शुरू में ड्रामे की बात की थी ना, हमने 4 सीन घर वाले पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, हमने 4 सीन दफ्तर वाले फिर रिकॉर्ड कर लिए थे, हमने 4 सीन स्कूल वाले रिकॉर्ड कर लिए थे, 2 सीन हमने सड़क वाले रिकॉर्ड कर लिए थे। फिर हमने स्क्रिप्ट उठा के आगे रखा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया पहला सीन घर का है, एडिट जो पोस्ट में एडिटर आपके साथ काम कर रहा है NLE होता है, नॉन लीनियर एडिटर, वो पहला सीन उठाता है, पहला सीन एक नई टाइमलाइन पे रख लेता है। दूसरा सीन कहाँ का है, दूसरा सीन स्कूल का है, वो स्कूल का उठाता है, दूसरा सीन उसके आगे रख लेता है। तीसरा सीन कहाँ का है, तीसरा सीन दफ्तर का है, वो दफ्तर का उठाता है, तीसरा सीन रख लेता है। इसी तरह जब हम यहाँ करेंगे, हम पहला सवाल, इन्होंने जो पहला सवाल किया होगा उसको काटेंगे, काट के हम पहला सवाल टाइमलाइन पे रख लेंगे, उनके पहले सवाल का जवाब उठाएंगे, टाइमलाइन पे रख लेंगे। फिर अगला सवाल इन्होंने किया, अगला सवाल हो सकता है इन्होंने मास्टर में किया हो, तो मास्टर वाला हम सीन उठाएंगे, उधर रख लेंगे। सारी डॉक्यूमेंट्री हमारी इकट्ठी हो जाएगी, यानी सवाल जवाब जिस तरह हमने रिकॉर्ड कर हमने दिखानी है लोगों को, वो आ गई। अब रखने के बाद हमें पता चला है कि हमने तो डॉक्यूमेंट्री बनानी है 10 मिनट की, ये तो है 110 मिनट की, या ये है 50 मिनट की। फिर हम उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना वो काटेंगे। सपोज़ हमने सवाल किया जी बताएं कासिम अली शाह फाउंडेशन कब बनी थी, वो कहेंगे 2005 में कासिम अली शाह फाउंडेशन 2005 में बनी। उसके बाद वो उसके बारे में और बताना शुरू हो गए। हमें सिर्फ यही जवाब चाहिए कि 2005 में बनी थी, बाकी सारी चीज़ें हम कैंची फेर के उड़ा देंगे और सिर्फ उतना पोर्शन रख लेंगे। अच्छा, अब हमने उड़ा दिया सारा, हमारे पास ना 50 मिनट की एक्स्ट्रा थी, 50 मिनट एक्स्ट्रा उड़ा के हम 10-12 मिनट पे उसको ले आए हैं। अब हमें चूँकि हम एक्स्ट्रा पोर्शन उड़ा रहे थे तो बार बार ना जंप फ्रेम आ रहा है। जंप फ्रेम इस तरह आ रहा है, सपोज जो मैंने पहले आपको बताया था, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करते करते अपने हाथ हिला रहा हूँ। अब मेरा हाथ यहाँ पे है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये वाला 30 सेकंड का पोर्शन उड़ा दिया है। अब अगली बार जब ये हाथ में देखने वाला एकदम परेशान हो जाएगा, यार 1 सेकंड में हाथ नीचे तो नहीं लाया ये, मुझे इसका हाथ नीचे आता नज़र तो नहीं आया, इसने हाथ कब इसका नीचे आया हाथ। अगर आप देखें ऐनक वाला जिन, अगर आपको कभी याद हो ना, ऐनक वाले जिन में होता क्या था, अब यहाँ पे खड़ा है, सपोज जिन खड़ा है यहाँ पे, उसने उसका एक फ्रेम बना लिया। फ्रेम बनाने के बाद पीछे वाली चीज़ें एज इट इज़ हैं, लाइट भी जल रही है और ये कैरेक्टर यहाँ से हट गया। हटने के बाद उस कैमरे में दोबारा उसका शॉट बनाया। जब उसका दोबारा शॉट बनाया ना, अब हटने वाला शॉट तो नहीं कैमरे ने रिकॉर्ड किया, एक फ्रेम के अंदर जो टीवी पे चलता है ना, फ्रेम फिल्म जो होती है ना वो तस्वीरों से मिलके बनती है। यानी ये हाथ मैं अपना यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा ना, ये मैं लेके आया, सपोज़ ये 1 सेकंड में मेरा हाथ यहाँ से आया, ये 1 सेकंड का टाइम इसको लगा है, तो ये 24 तस्वीरें बनी हैं इसकी। 24 एक फ्रेम में ना 24 तस्वीरें, 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, यानी ये इसमें 24 फ्रेम है तकरीबन। अगर 1 सेकंड लगा है, अगर आधा सेकंड लगा है तो 12 तस्वीरें इसकी लगनी चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरह अब एक तस्वीर यहाँ पे मेरी तस्वीर है, मैं यहाँ से हट जाऊँ,
अगली तस्वीर ये लगा देंगे, ऐसे लगेगा बंदा गायब हो गया। और अगर और मजीद इफेक्ट लगा रहे हैं तो बीच में डिजॉल्व लगा दें, यानी मैं आहिस्ता आहिस्ता गायब होता हुआ नजर आऊँगा फिर। तो इस तरह ऐनक वाला जिन में या जो हॉरर फिल्मों में वो इस तरह से वो दिखाते हैं लोगों को गायब होता हुआ। तो हम पोस्ट में जाके सारी चीज़ें मिला देंगे, जहाँ जहाँ जंप फ्रेम होगा वहाँ वहाँ हमने अब वो एक आदमी बात कर रहा है, बात करते करते एक्सपर्ट बात कर रहा है और हमने उसकी कुछ चीज़ें उड़ानी है, हमने उसके 1.5 मिनट हमने उड़ाना है उसका। अब जो 1.5 मिनट पे हमने कट लगाया ना, उस पर इसको बिठा के ना हम इनको जब ये बैठ के बात कर रहे होंगे ना उनसे, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कैमरे लगे हुए थे तो इनको हमारा कैमरा रिकॉर्ड किए जा रहा था। सपोज अगर एक ही कैमरा है हमारे पास तो हम ख़त्म करने के बाद ना इनको कहें, कैमरा यहाँ रख के कहेंगे कि सर आप ना प्लीज़ 1 मिनट की ना नोडिंग रिकॉर्ड करवा दें। वो यूँ ही करते हैं ना, फिर बीच में कहीं वो जज्बाती हुआ था, सर ज़रा संजीदा होके 10-15 सेकंड का रिकॉर्ड करा दें, सर ज़रा मुस्कुराते हुए 10-15 सेकंड। यानी हम जो एक्ट उसने ड्यूरिंग इंटरव्यू किया था ना, वो एक्ट हम उसका ना 10-10, 15-15 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमने कट लगाया वहाँ वहाँ हम उसका इंसर्शन लगाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह हमारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उसका प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हम उसके ऊपर ग्राफिक्स लगाएंगे, म्यूज़िक नीचे लगाना होगा तो नीचे म्यूज़िक लगाएंगे। हमने अगर और मज़ीद कोई फुटेज वगैरह होते ना, बात से इनसे इन्होंने कोई बात की रेलेवेंट फुटेज लगानी होगी तो हम रेलेवेंट फुटेज लगाएंगे। अच्छा, तो हम रेलेवेंट फुटेज लगाएंगे, हमारा वो कंप्लीट हो गया। फिर हम इसको प्रीव्यू करेंगे। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे थे ये वाला सारा काम, देखें अगर आप किसी क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ना तो लोग बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, वो मेरे जहन में आ गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई सपोज़ आपको ना एक तालीमी इदारा कहता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बना दें आप ना, मतलब आपको लम्स कहता है एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और ना आप ना फ़लाँ चीज़ों को रखते हुए ना वो आपको एक रिसर्च प्रोवाइड करेंगे। उस रिसर्च के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिख के ना आप उनके पास ले जाएंगे, यार स्क्रिप्ट प्लीज़ ज़रा अप्रूव कर दें, ये ठीक है स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर यही होनी चाहिए। वो स्क्रिप्ट आपका अप्रूव कर देंगे। स्क्रिप्ट आपका अप्रूव हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक स्टोरी बोर्ड बनाएंगे। स्टोरी बोर्ड जाके उनसे अप्रूव करवा लेंगे कि यार इस डॉक्यूमेंट्री में ना मैंने फ़लाँ जगह पे शूट करना है। वो अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद अब आपने ये सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद उस डॉक्यूमेंट्री को बना लिया। उसमें कोई करैक्टर नहीं था, उसमें वॉइस ओवर था और म्यूज़िक था। आपने शॉर्ट्स बनाए, उस वॉइस ओवर के ऊपर वो सारे शॉर्ट्स रखे और प्रीव्यू कॉपी उनको भेज दी। उसको कहते हैं फर्स्ट प्रीव्यू कॉपी। फर्स्ट प्रीव्यू कॉपी आपने उनको भेज दी और आपने उनको बता दिया कि इसको प्रीव्यू कर लें आप और फिर मुझे बता दें, मैं इसको फाइनल करने लगा हूँ, उसके बाद चेंज नहीं होगा कोई। क्योंकि क्लाइंट करते क्या हैं, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, मैंने एक मोटरवे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उन्होंने काफ़ी मुझे परेशान किया। उन्होंने देखें, अब एक डॉक्यूमेंट्री इधर चल रही है, आप 15-20 लोग सामने बैठ के उस पर कमेंट करेंगे ना, कहेंगे नहीं यार इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ना आप नहीं ये लाहौर मोटरवे ना दिखाएं, इसमें ना मुल्तान मोटरवे बड़ी अच्छी बनी है, वो होनी चाहिए। इसमें ओहो हमारे रेस्ट एरियाज़ तो है नहीं, रेस्ट एरिया इसके अंदर क्यों नहीं दिखाया आपने। अब जिसने स्टोरी बोर्ड अप्रूव किया था उसने तो रेस्ट एरिया का जिक्र ही नहीं आपसे किया था। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह वो कहेंगे अच्छा इसमें हमारे फीमेल वार्डन्स तो आप दिखाए नहीं। वो जब जिसने स्टोरी बोर्ड अप्रूव किया था या जिसने आपका स्क्रिप्ट अप्रूव किया था उसने लेडी वार्डन्स का जिक्र ही नहीं किया था, वो भी आपने नहीं शूट किया हुआ। और अगर आपने कैमरा भी किराए पे लिया हुआ है, कैमरामैन भी किराए पे लिया हुआ है, तो आपको उनकी शिफ्ट एक्स्ट्रा से पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप हमेशा जब क्लाइंट का काम कर रहे हो तो उससे स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड अप्रूव करा लें, फर्स्ट प्रीव्यू भेजें उनको, उसके बाद उसको फाइनल करके भेज दें। अच्छा, अब आपने उसका प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आप वो अब रेडी टू ब्रॉडकास्ट है या रेडी टू आपके लिए क्लाइंट को भेजने के लिए रेडी, आप उसको भेज देंगे और आपका काम ख़त्म। ये इस तरह बनती है डॉक्यूमेंट्री। नहीं आसान है, ये मुश्किल नहीं है। देखें हाँ, ये मैंने फिर आपको कहा था कि ये ना है, आप एप्टीट्यूड अगर आपका सीरियस होगा ना, सीरियस एप्टीट्यूड वाले लोग इसमें काम कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। इसमें मुश्किल काम क्या होता है, मुझे मैथ बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं पढ़ता था, मेरा दिल करता था मैथ का पेपर ही ना अल्लाह करे। इसी तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी बड़ी मुश्किल होती है। ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ना कोई फार्मूला है, ना कोई प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है ना इसके अंदर कोई आपने कोई केमिकल्स मिला के नया केमिकल बनाना है। तो ये जी जी अगर जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं फेसबुक पे भी वीडियोस अपने डालती हूँ, तो मेरे पास एक ही कैमरा है,
अगर मैं कभी किसी के साथ कोई पॉडकास्ट कह रहे हैं, इंटरव्यू कह रहे हैं, चिट चैट होती है, तो एक ही कैमरे से मुझे काम करना होता है। तो मैं उसको वही आप जिसको कह रहे हैं मास्टर। अच्छा, आपका ना एडिटिंग का काम फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप उसको इस अंदाज में, जो जिस अंदाज में मैंने बताया आपको उस तरह अंदाज में करना चाहती हैं, तो आपका एडिटिंग का काम बढ़ जाएगा। लेकिन हो तो सकता है, मोबाइल पे भी हो सकता है। मोबाइल पे सेंटर में रख के पूरा टाइम नहीं पास कर सकते हैं। देखिए, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। सेंटर में रख के कर सकते हैं, या कोई कैमरामैन इतना अच्छा आपके साथ चला जाए, वो मूव करता रहे उसको, ये भी एक हो सकता है स्टाइल। इसको टेक्निकली आप किस उसको कोई ग्रेडिंग आप कर सकते हैं कि नहीं? मैं खुद ही वो वन मैन शो ही होता है, मैं खुद सब कुछ कर रही हूँ। देखिए, वो तो मजबूरी है, कर रहे हैं लोग आजकल, कोई इसमें कोई टेक्निकली मिस्टेक नहीं है, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर नहीं है रिसोर्सेज तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है इस तरह भी हो सकता है। पॉडकास्ट में तो अक्सर लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो कर सकते। ज़रूरी नहीं है ये तो, नहीं, राइट पे भी होती है, राइट पे भी हो सकती है, लेफ़्ट पे भी हो सकती है, हो सकता है सेंटर में भी। वो यकीनन लेफ़्ट साइड पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ब्लैंक नहीं हो सकता। ब्लैंक होगा तो किसी न किसी वजह से होगा, पीछे कुछ नज़र ऐसा आ रहा होगा, या उसने साइड पे कोई ग्राफिक्स चलानी होंगी, कोई ग्राफ चलाना होगा, कोई स्टैटिस्टिक्स दिखानी होंगी, इस वजह से उसने फ्रेम छोड़ा होगा। सिंगल कैरेक्टर अगर कर रहा है, कोई एंकर भी नहीं है, फिर तो लेफ्ट साइड पे छोड़ने की यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। बैकग्राउंड में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, ये नहीं ऐसे दीवार के आगे बंदा बैठा हुआ है, जगह छुटी हुई है, ये तो नहीं हो सकता ना। वो कुछ ना कुछ, हाँ हाँ, व्यूज़ लेने वाले की तरफ वो देख कहाँ रहा होता है कैरेक्टर कहाँ देख रहा होता है? कैमरे में के साइड पे? नहीं, देखिए, अगर कैमरे में देख रहा है फिर तो सेंटर फ्रेम होना चाहिए। अगर मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं इनके लेफ़्ट साइड पे खड़ा हूँ, तो यकीनन अगर ये कैमरा लगा हुआ है ना, तो यकीनन ये मेरी तरफ देखेंगी। तो जब कैमरा इधर लगा हुआ है तो थोड़ा सा नोज रूम तो इनका होना चाहिए, यहाँ मार्जिन छूटना चाहिए। बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें आप सारी ज़िंदगी सीख सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको अपने स्क्रिप्ट के ऊपर ग्रिप हो और आपको बेसिक पता हो डॉक्यूमेंट्री बनाने का। थैंक यू। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।